जब भी कोई इन्वेस्टर डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टार्टअप के अंदर, तो वो कुछ बातें देखता है कि क्या ये प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाउंडर को कुछ अपने ही इमोशंस के बेस पर लग रहा है कि दिस इज़ ए प्रॉब्लम, तो क्या ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है या नहीं। छोटा सा ही एग्जांपल, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, चाहे कहने के लिए कुछ कह दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 घंटे बैठा रहना पड़ता है। आपको दवाइयों के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgottias University and I am very excited to announce that आज हमारे साथ है मिस्टर अमित सर, जिनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम बीइंग अ सीए एंड आज हम जानते हैं कि हाउ दे हैड एंटर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड वो हमें क्या क्या इंसाइट देने वाले हैं। सर, अ ब्रीफ जर्नी अबाउट यू जो स्टूडेंट्स को जान सके। श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2004 में, व्हेन आई क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एंटर्ड इनटू the CA practice. Then I got an opportunity in 2007 to do an internal audit for a startup, while the startup word was not there and I was trying to identifying कि ये क्या होती हैं कंपनियां जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और बहुत बड़ा करने का ख्वाब होता है। तो ये सब सीखने में मुझे 6 साल लग गए। तो 2013 में जाके मुझे समझ में आया कि ये स्टार्टअप होता है। US में सिलिकॉन वैली है जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और इस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। तो 2015 में मैंने स्टार्टअप बड़ी करके एक कंपनी बनाई, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम जो भी बच्चे स्टार्टअप बनाना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट करें हर एंगल से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, बोर्ड मीटिंग्स, फंडिंग, सो देयर वर डिफरेंट डिविजन्स एंड वी क्रिएटेड ए 360 डिग्री सपोर्ट फंक्शन फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन द सेम ईयर इटसेल्फ, नवंबर 2015, आई डिड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन बर्गर सिंह। और बर्गर सिंह ने ओवर द पीरियड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 2018 में मुझे बहुत अच्छा एग्जिट मिला। इसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया, कुछ नॉन कंपनी जैसे पी सेफ, नीमन शूज़, एडवांटेज क्लब जो वाई कॉम्बिनेटर की कंपनी है, इन्फीडो, फिट्सपायर, रेड क्लिफ लैब, ये सब मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है। तो अब तक मैं 100 से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुका हूँ एज एन एंजल। तो 2020 में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए। देन आई सेट अप ए फंड कॉल्ड फ्लूइड वेंचर। वी गोट ए लाइसेंस फ्रॉम सेबी इन 2021 एंड we decided to invest in direct to consumer brands. So we did many investment from there as well, like Master Chow, Coparo Clean, Beauty Wise, Redesign, Fabriclore, SK Paris. So these all are our portfolio companies where we invested and then I decided कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम हर शहर से एंजल इन्वेस्टर्स को बनाएं और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें। तो मैंने दूसरा फंड 2022 में रियल टाइम एंजल फंड के नाम से खोला, जिसके अंदर हमने अभी तक 100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस फंड से भी करी है। तो वी आर मल्टीपल पार्टनर्स देयर एंड एवरीवन इज टेकिंग केयर ऑफ देयर पोर्टफोलियो कंपनीज। अभी मैं तीसरा फंड बना रहा हूँ इंडिकॉन एंजल्स के नाम से, जहाँ पर हमारा फोकस टीयर 2 सिटीज़ पर ज़्यादा रहेगा। तो ये इसका एम है और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में, चाहे वो टीयर 2 हो चाहे टीयर 3 हो, वहाँ के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें। सर, कन्विक्शन कैसे आया फर्स्ट कंपनी में ही बर्गर सिंह एंड लाइक कि मतलब पहली कंपनीज तो थोड़ा ऑफ कि चलो थोड़ा सा ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर मैं फैक्ट बताऊं तो जब मैंने 2015 में बर्गर सिंह में इन्वेस्ट किया था, तो उस टाइम के जितने भी एंजल इन्वेस्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि अमित ये क्या गलती कर रहे हो, टू बी वेरी मतलब आफ्टर कमिटिंग आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि भाई ये क्या है। तो सबने बोला कि देखो स्टार्टअप की तो डेफिनेशन ही टेक्नोलॉजी है, बर्गर सिंह तो एक रेस्टोरेंट QSR चेन है। तो मेरे पास माइंड में ये था कि जिस तरह से बड़ी बड़ी फॉरेन की चेन होती है जैसे सबवे हो गया या फिर मैकडोनल्ड हो गया, सो दे हैव ए कैपेबिलिटी। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे तो नंबर देखने और ये देखना आता था कि ये बिजनेस कैसे बनेगा। तो मुझे 2 साल तो सब लोग यही कहते रहे कि यू डिड ए मिस्टेक, दिस इज़ नॉट एट ऑल ए स्टार्टअप बिकॉज दिस इज़ नॉट ए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। तो आपको यकीन नहीं होगा कि उस टाइम पर तो सिंपल था कि आप कोई एक प्लेटफॉर्म बनाओ, एसेट लाइट मॉडल, आप 2 लोगों को आपस में मिलवाओ और आप अपना कमीशन लो, उसी को स्टार्टअप माना जाता था। उससे आगे स्टार्टअप की डेफिनेशन ही नहीं थी। तो आई टेक दैट ब्रेक और इट वेंट इनटू माय फेवर, सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू इन्वेस्ट। अगर मैं गलगोटियाज में हूँ और मेरे को इन्वेस्टमेंट रेस करनी है आपसे, तो आप मतलब क्या क्वेश्चन मेरे से पूछोगे, बताइए। बिल्कुल। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट जो होती है वो केवल फाउंडर पे होती है। मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगा, बट कहीं ना कहीं वो सही भी नहीं है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर डिसाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टार्टअप के अंदर, तो वो कुछ बातें देखता है।
कि क्या ये प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाउंडर को कुछ अपने ही इमोशंस के बेस पर लग रहा है कि दिस इज़ ए प्रॉब्लम, तो क्या ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बन सकता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेगा कि प्रॉब्लम बड़ी है या नहीं। प्रॉब्लम अगर बड़ी है तो क्या इससे बिजनेस बनेगा या नहीं। कई बार हम देखते हैं कि प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी है, बट इसके लिए कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, तो प्रॉब्लम के साथ बिजनेस बनना भी जरूरी है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि क्या ये जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है बंदा, ये इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जब स्टेप बाय स्टेप लोग चलते हैं, मार्केट साइज कह लीजिए या प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरा आपका बिजनेस बनेगा या नहीं, और तीसरे नंबर पे जब वो देखते हैं कि अच्छा ये सब कुछ अच्छा है लेकिन है ना फाउंडर इसको कर नहीं पाएगा, अगर एक बार भी इन्वेस्टर के माइंड में ये आ जाता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो कन्विक्शन अल्टीमेटली फाउंडर पे ही आती है, बट पहले दो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडस्ट्री और प्रॉब्लम पहले दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखे जाती है ना। सर आपने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करा है? यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मैं ना इसको ऐसे देखता हूँ कि बिजनेसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस और एक होते हैं फ्लेवर ऑफ द सीजन। तो हमने ओवर द पीरियड देखा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको आंसर दिया प्लेटफॉर्म के बारे में, तो पहले इंडिया में एक ट्रेंड था कि केवल प्लेटफॉर्म बनेंगे शादी करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, सामान खरीदने के लिए, ड्राइवर के लिए, तो केवल प्लेटफॉर्म होगा। एवरीवन विल गिव द टेक्नोलॉजी एंड विल से मैं मैच मेकिंग कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा हर चीज़ को फिनटेक से कोरिलेट कर दिया गया। फिर हमको ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में या ब्लॉकचेन के बारे में एक ट्रेंड चला, फिर एडुटेक चला, फिर आपका अलग चीज़ें चली। लेकिन क्या होता है कि देखिए वो तो फ्लेवर है कि आज फंडिंग कहाँ पर हो रही है। अगर आज पूछा जाए तो ग्लोबली सबसे ज़्यादा फंडिंग एआई और डीप टेक में हो रही है। लेकिन ऑन द सेम साइड कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं मानता हूँ एडुटेक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है। कोई भी अगर एक अच्छी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, अभी भी एडुटेक के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको सोल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। एडुटेक में नोट्स टेकिंग हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर इसी बात को अगर हम हेल्थ की तरफ ले जाएं तो आज भी इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है हेल्थ के अंदर कि आपकी बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। छोटा सा ही एग्जांपल, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, चाहे कहने के लिए कुछ कह दीजिए, आपको अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 घंटे बैठा रहना पड़ता है। आप दवाइयों के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो हर स्टार्टअप को इन फंडामेंटल बिजनेसेस के अंदर तो सोल्यूशन चाहिए। फ्लेवर ऑफ द सीजन तो ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, इन्वेस्टर का मूड बदलता रहेगा। मुझे लगता है फाउंडर को अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ के उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल सही सर आपने कहा। सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अभी जो एआई में इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ओवररेटेड है? आपने क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट साइड से पूछा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ इन्वेस्टर तो बहुत स्मार्ट है, जहां पर वो ध्यान दे रहे हैं कि क्या ये सच में एआई है या नहीं है। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि एआई तो हर एक बिजनेस में चाहिए। एआई अपने आप में एक बिजनेस नहीं है। आप कोई भी आगे आने वाले टाइम में कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, हर ऑफिस में एआई की रिक्वायरमेंट है, और एआई हर स्टार्टअप को भी अपने आइडिया में ऐड करनी पड़ेगी। तो एआई अपने आप में नहीं है। लेकिन ऑन द सेम साइड जहाँ पर ये हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर एआई को ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है, तो मुझे लगता है दैट इज डेफिनेटली ओवररेटेड। फॉर एन एग्जांपल, जब मैं D2C कंपनीज में इन्वेस्ट करता था तो भी मेरे पास आइडिया ऐसे आते थे कि देखो हम है ना एआई के थ्रू बताएंगे कि बंदे को कितना खाना है, तो वो मेरे लिए एआई सॉल्यूशन नहीं है। एआई इज डीपली इन्वॉल्व इन एआई वेयर यू आर रियली पुटिंग एफर्ट्स इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉल्विंग सम रियल प्रॉब्लम। तो ओवररेटेड डेफिनेटली हाइप बन गया, बट अच्छे इन्वेस्टर अच्छे स्टार्टअप्स को ढूंढ पा रहे हैं एंड दे नो कि D2C में एआई कैसे इंप्लीमेंट होगा? मतलब आई डोंट हैव एनी कॉन्टेक्स्ट, मैंने पहली बार जब ये सुना। वही जैसे मैंने बताया कि आपको अगर आइटम देने के साथ कहा जाए कि ये एआई बताएगी आपको कितना खाना है या कब खाना है, तो आपने कहा कि मैं तो एआई कंपनी बन गया। तो एज समटाइम्स यू रिसीव सच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टार्टअप फाउंडर। अमेजिंग कन्वर्सेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। Good. Sir, just one of my member also want to take that. अच्छा, वो अलग लेंगे? अच्छा आप उस साइड क्या करना सर, आप उस साइड बैठ Requested to take the participants to the venue, D block,